नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जिन्होंने 21 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी नेताजी का सपना पूरा नहीं हुआ है। भारत अनेक कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अभी नई ऊंचाइयों पर पहुंचना बाकी है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए आज भारत के 125 करोड़ लोग नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया हो, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है। आज मैं नमन करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने नेताजी जैसा सपूत इस देश को दिया, जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया। मैं नतमस्तक हूं उन सैनिकों और उनके परिवारों के आगे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मैं पूरे विश्व में फैले उन भारतवासियों को भी स्मरण करता हूं जिन्होंने नेताजी के इस मिशन को तन मन धन से सहयोग किया था और स्वतंत्र, समृद्ध, सशक्त भारत बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। साथियों, आजाद हिंद सरकार, यह आजाद हिंद सरकार ये सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार द्वारा हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई गई थी। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था। देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ इतना व्यापक तंत्र विकसित करना सशस्त्र क्रांति, अभूतपूर्व, मैं समझता हूं असाधारण कार्य था। नेताजी ने एक ऐसी सरकार के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। दुनिया के एक बड़े हिस्से में जिसका शासन था, अगर नेताजी की खुद की लेखनी पढ़े तो हमें ज्ञात होता है कि वीरता के शीर्ष पर पहुंचने की नींव कैसे उनके बचपन में ही पड़ गई थी। वर्ष 1912 के आसपास, आज से 106 साल पहले, उन्होंने अपनी मां को जो चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी इस बात की गवाह है कि सुभाष बाबू के मन में गुलाम भारत की स्थिति को लेकर कितनी वेदना थी, कितनी बेचैनी थी, कितना दर्द था। ध्यान रखिएगा, वो उस समय सिर्फ 15-16 साल की उम्र के थे। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने देश का जो हाल कर दिया था, उसकी पीड़ा उन्होंने अपनी मां से पत्र के द्वारा साझा की थी। उन्होंने अपनी मां से पत्र में सवाल पूछा था कि मां, क्या हमारा देश दिनों दिन और अधिक पतन में गिरता जाएगा? क्या ये दुखिया भारत माता का कोई एक भी पुत्र ऐसा नहीं है
जो पूरी तरह अपने स्वार्थ को तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन भारत मां की सेवा में समर्पित कर दें। बोलो मां, हम कब तक सोते रहेंगे? 15-16 साल की उम्र के सुभाष बाबू ने मां को यह सवाल पूछा था। भाइयों और बहनों, इस पत्र में उन्होंने मां से पूछे गए सवालों का उत्तर भी दे दिया था। उन्होंने अपनी मां को स्पष्ट कर दिया था कि अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, अब और सोने का समय नहीं है, हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा, आलस्य त्यागना ही होगा और कर्म में जुट जाना होगा। ये सुभाष बाबू 15-16 साल के अपने भीतर की इस तीव्र उत्कंठा ने किशोर सुभाष बाबू को नेताजी सुभाष बना दिया। नेताजी का एक ही उद्देश्य था, एक ही मिशन था, भारत की आजादी, मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना। यही उनकी विचारधारा थी और यही उनका कर्म क्षेत्र था। साथियों, सुभाष बाबू को अपने जीवन का लक्ष्य तय करने, अपने अस्तित्व को समर्पित करने का मंत्र स्वामी विवेकानंद और उनकी शिक्षाओं से मिला। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी जगत की सेवा से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। उनके चिंतन का मुख्य आधार था जगत की सेवा। अपने भारत की सेवा के इसी भाव की वजह से वो हर यातना सहते गए, हर चुनौती को पार करते गए, हर साजिश को नाकाम करते गए। भाइयों और बहनों, सुभाष बाबू उन सेनानियों में रहे जिन्होंने समय के साथ खुद को बदला और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने कदम उठाए। यही कारण है कि पहले उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस में रहकर देश में ही प्रयास किए और फिर हालात के मुताबिक उन्हें सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। इस मार्ग ने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज करने में बड़ी भूमिका निभाई। साथियों, सुभाष बाबू ने जो विश्व मंथन किया, उसका अमृत सिर्फ भारत ने ही नहीं चखा, बल्कि इसका लाभ और भी दूसरे देशों को हुआ। जो देश उस समय अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें सुभाष चंद्र बोस को देख करके प्रेरणा मिलती थी। उन्हें लगता था कि कुछ भी असंभव नहीं है, हम भी संगठित हो सकते हैं, अंग्रेजों को ललकार सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। महान स्वातंत्र सेनानी नेल्सन मंडेला, भारत रत्न नेल्सन मंडेला जी ने भी कहा था कि दक्षिण अफ्रीका के छात्र आंदोलन के दौरान वो भी सुभाष बाबू को अपना नेता मानते थे, अपना हीरो मानते थे। भाइयों और बहनों, आज हम आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष का समारोह मना रहे हैं, तो 4 वर्ष बाद 2022 में आजाद भारत के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आज से 75 वर्ष पूर्व नेताजी ने शपथ लेते हुए वादा किया था,
एक ऐसा भारत बनाने का जहां सभी के पास समान अधिकार हो, सभी के पास समान अवसर हो। उन्होंने वादा किया था कि अपनी प्राचीन परंपराओं से प्रेरणा लेकर उनको और गौरव करने वाली सुखी और समृद्ध भारत का निर्माण करने का। उन्होंने वादा किया था देश के संतुलित विकास का, हर क्षेत्र के विकास का। उन्होंने वादा किया था बांटो और राज करो की उस नीति से उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का, जिसकी वजह से भारत इस बांटो और राजनीति ने सदियों तक देश को गुलाम रखा था। आज स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी नेताजी का सपना पूरा नहीं हुआ है। भारत अनेक कदम आगे बढ़ा है, लेकिन अभी नई ऊंचाइयों पर पहुंचना बाकी है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए आज भारत के 125 करोड़ लोग नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। आज एक ऐसे समय में जबकि विध्वंसकारी शक्तियां देश के बाहर और अंदर से हमारी स्वतंत्रता, एकता और संविधान पर प्रहार कर रही है, भारत के प्रत्येक निवासी का ये कर्तव्य है कि वो नेताजी से प्रेरित होकर उन शक्तियों से लड़ने, उन्हें परास्त करने और देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान करने का भी संकल्प ले। लेकिन साथियों, इन संकल्पों के साथ ही एक बात और महत्वपूर्ण है। ये बात है राष्ट्रीयता की भावना, भारतीयता की भावना। यही लाल किले पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान आजाद हिंद फौज के सेनानी शाहनवाज खान ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के होने का एहसास उनके मन में जगाया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को भारतीय की नजर से देखना सिखाया। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से शाहनवाज खान जी ने ऐसी बात कही थी? भारत को भारतीय की नजर से देखना और समझना क्यों आवश्यक था? ये आज जब हम देश की स्थिति देखते हैं तो और स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। भाइयों और बहनों, कैम्ब्रिज के अपने दिनों को याद करते हुए सुभाष बाबू ने लिखा था कि हम भारतीयों को ये सिखाया जाता है कि यूरोप ग्रेट ब्रिटेन का ही बड़ा स्वरूप है, इसलिए हमारी आदत यूरोप को इंग्लैंड के चश्मे से देखने की हो गई है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत और यहां की व्यवस्थाओं का निर्माण करने वालों ने भारत को भी इंग्लैंड के चश्मे से ही देखा।